हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी, तभी तो आप एक एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज तो गेम खेल रहे होते हैं। चलिए ठीक है, आज ना हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस का। 6 जो क्वेश्चन है ना, 6 तक के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आपने वो वीडियो देखी ली होंगी। आज हम ना 7th क्वेश्चन देखेंगे और ये वर्कशीट ना 1 है, लिख दूं कहीं साइड में, चलो इधर रख देता हूं। वर्कशीट ये है हमारी 1, वर्कशीट 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की डीएवी की बुक की। ये क्वेश्चन काफी इजी है और अच्छा भी है, समझ में भी आपको एक बार में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। इन द फिगर 10.13, ये एक फिगर दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है एंगल इक्वल टू 75 डिग्री एंड सीई पैरेलल टू एबी। ये जो दिया है ना, ये सीई के ऊपर ये जो लाइन सेगमेंट दिया है, ये उसी का सिंबल है लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट सीई ये इज पैरेलल टू एबी, एबी के पैरेलल ये लाइन सेगमेंट गिवन है और एंगल ईसीडी 40 डिग्री है, ये गिवन है, और ये वाला 75 डिग्री है। बाकी अदर 2 एंगल हमें फाइंड करने हैं। ये एंगल ए 75 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। अदर 2 एंगल एबीसी ट्रायंगल के फाइंड करने हैं। अच्छा, एक बात जरा समझना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप हमेशा ध्यान रखना कि कहां करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, कहां अल्टरनेट एंगल बनते हैं। बस हमको ना उनको डिटेक्ट करना है, उनको देखना है कि वो कहां बन सकते हैं, उनको एंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है। जैसे एक बात आपको पता होगी, मैं एक बार बता देता हूं आपको, अगर कभी 2 पैरेलल लाइन हो, ठीक है, उनमें कोई ट्रांसवर्सल हो, तो इन एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक बात जरा सुनिएगा, लाइन पैरेलल चाहे तो ऐसे भी हो सकती है, चाहे तो ऐसे भी हो सकती है। ये भी तो पैरेलल लाइन होगी ना, ये 2 लाइन पैरेलल होगी ना, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। देखिए अब यहां पे ए बी पैरेलल टू सी ई है, अगर हमने ये रफ कर दिया, ये रफ कर दिया, ये रफ कर दिया, तब भी तो ये एंगल इक्वली रहेंगे, इन एंगल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कौन कौन से हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको यहां पे क्या लिखना है? सिंस, यहां से हम सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका, सिंस एंगल बी एंड एंगल ई सी डी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना। तो एंगल बी की वैल्यू जो वही आएगी जो एंगल ईसीडी की वैल्यू है, यानी ये 40 डिग्री आ गई। क्लियर है? यानी हमें ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का मिल गया। अब एक बात बताइए कि अगर किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स तो होते हैं, हमें पता है, तो उन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ना, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल का सिंबल है ऐसे, ठीक है। आपको क्या लिखना है अब? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। अच्छा, सी को आप चाहो तो ए सी बी भी लिख देना, क्योंकि ना सी वर्टेक्स पे ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो एंगल क्या लिखोगे? एंगल ए सी बी, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो आपको ए की वैल्यू पता है 75 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू पता है 40 डिग्री, प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनटू को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 115 डिग्री, प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? यहां पे लिख दूं, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। क्लियर है ना? देखो ये माइनस में पहुंच जाएगा, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? सब्ट्रैक्ट कर दो, कितनी आ गई? 65 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? ये एसीबी की वैल्यू आ गई। तो सारे एंगल फाइंड हो गए ना, एंगल ट्रायंगल एबीसी। चलिए अब 8th क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है? इन द फिगर 10.14 एल पैरेलल टू एम, ये एल और एम पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड हमें फाइंड करनी है। एक बात जरा ध्यान रखना कि इसमें 2 लाइंस पैरेलल हैं, कुछ समझे, और ये ट्रांसवर्सल है। ये जो लाइन दी है ना, ये वाली ट्रांसवर्सल दी है, इसका कोई नेम दिया है? दिया है। इसका नेम हमें क्यू दिया है और इसका आई थिंक पी दिया है, नहीं दिया हो तब भी ये पी मान लो, चलो ये लाइन है, ये हमें ट्रांसवर्सल दी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये 110 और x में क्या रिलेशन है भाई? अगेन थोड़ा सा करें ना, ये 2 एंगल्स कौन से होते हैं भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप पहले मेरी जो प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने कराया ना, उनकी वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं वही बात बार बार रिपीट करूंगा ना, तो मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, है ना। तो आप एक बार पहले देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, तो आप एक बार वो देख लीजिए। वैसे ना जिनकी डायरेक्शन सेम होती है वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं।
तो x एंड ये जो 110 पे जो एंगल बन रहा है ना, वो कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो क्या लिखेंगे आप? ठीक है, यहां पे इस एंगल को कोई नाम देते हैं हम, चलो इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं, चलो ठीक है, अपनी तरफ से नाम दे दिया हमने फिगर में। तो यहां से हम सॉल्यूशन देंगे, तो आपको क्या लिखना है? x एंड एंगल 1 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो x इक्वल टू 110, जो कि 1 की वैल्यू 110 है ना, एंगल 1 बनाया मैंने छोटा सा ये, ठीक है, तो वहां पे 110 है तो ये भी वैल्यू 110 होगी। अच्छा एक बात बताइए, x और z ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन हो उस पर 2 एंगल्स बन रहे हो, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नाउ आपको क्या लिखना है? x प्लस जेड, यानी एंगल x प्लस एंगल z इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसमें रीजन में क्या लिखोगे आप? लीनियर पेयर, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको पता है 110 डिग्री प्लस z, मीन एंगल z इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। एंगल z की जो वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है भाई। अच्छा एक बात बताइए, हम इसकी हेल्प से ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको एंगल 2 नाम दे दो, एंगल 2 निकाल सकते हैं। अब बताइए ये 40 डिग्री और एंगल 2 में क्या रिलेशन है? करस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना, सेम उसी तरीके से, है कि नहीं? देखो ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल से देखना है आपको। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो उसके एक साइड में जो एंगल होंगे एक जैसे एंगल, वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर यहां पे कोई एंगल होता तो कौन सा होता? तो ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट होता, लेकिन उसका कोई लेना देना भी है नहीं, उससे मत निकालिए, इसी से निकालो, है ना। अब क्या हो जाएगा? नाउ एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। 2 और ये 2 एंड 40 डिग्री दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंड अच्छा एक बात जरा सुनो, 2 और y क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। तो एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है ना? अब मैं यहां कर देता हूं आगे, यहां स्पेस कम है, थोड़ा सा उधर कर देता हूं, ठीक है। तो एंगल 2 की तो वैल्यू आपको पता है 40 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल y की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है ना आपको, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, या क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, ठीक है, वहां पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, ठीक है। और ये ना क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है, और ना आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम जब वीडियो देखते तो हमें समझ में आ जाता है, उसके बाद ना भूल भी जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप इसे लिख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने डीएवी के कुछ क्वेश्चन पेपर देखे हैं, यानी बोर्ड के, तो उनमें क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, ठीक है, जो डीएवी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसीलिए आपको ना ध्यान से ये समझना है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें दिया है फिगर 10.15, ये जो फिगर है इसका नाम उन्होंने 10.15 दिया है। शो दैट ए बी लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब एक बात जरा सुनिएगा कि ए बी और सी डी को हमें पैरेलल प्रूव करना है, बहुत ध्यान से आप समझना, क्योंकि थोड़ा सा ना फिगर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ना कभी भी प्रूविंग वाला टॉपिक हो तो देखो कुछ ना कुछ एंगल दिए होंगे ना, बिना कुछ दिए एंगल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई लाइन सेगमेंट को? तो एंगल से ना, जैसे अगर लाइन पैरेलल होती है, जरा ध्यान से समझना, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए ये L पैरेलल टू M है, ये 2 लाइंस हैं, अगर ये 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं, पैरेलल गिवन हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। या अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ये होता है, तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। कब होंगे? जब ये लाइन पैरेलल गिवन होंगी तब होंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको ये लाइन गिवन नहीं है कि लाइन पैरेलल है, और ये मान लीजिए 50 डिग्री का दिया है और ये भी 50 डिग्री का दिया है, या मान लीजिए सपोज करो ये वाला एंगल 50 डिग्री का दिया है, चलो ये। अब एक बात बताइए, अगर ये 2 एंगल 50 डिग्री के गिवन है, तो हमें पता है ना कि ये 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होगी,
बात को समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो ऐसा है, अगर कोई लाइन टू पैरेलल भी ना हो, ये पैरेलल नहीं है लेकिन फिर भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हर बार करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। हर बार ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है टू, लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं होते। इक्वल कब होंगे? जब ये लाइन पैरेलल होंगी। ये जो टू लाइंस है ना, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये पैरेलल होंगी, तभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और अगर इक्वल दिए हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, मतलब कन्वर्ज भी ट्रू होता है। ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब हमें प्रूव करवा रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो पक्का कहीं ना कहीं या तो करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अब हमें ना पता करना है कि कहां है कहां नहीं है। अब एक बात जरा सुनिएगा, ये जो है ना, ये एंगल देखो, ये लाइन और ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करनी है, तो ए बी और सी डी को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? बीसी। ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी डी जो टू लाइंस दी हैं जिनको हमें पैरेलल प्रूव करना है, उन दोनों लाइन को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? बीसी। तो बीसी के इधर कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। और बीसी के इधर कितने का बन रहा है? 20 + 20 40 का। देखो 20 मत लेना, पता है केवल एक 20 एंगल को नहीं ले सकते। बीसी और जिस लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना है? देखो ये कितने का बन रहा है? 40 का। मतलब उन्होंने एंगल्स इक्वल दिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। हम लिखेंगे कैसे, लेकिन ये समझ लो। समझे नहीं समझे? अरे एक बात बताओ भाई, अगर ये है, अगर इस तरीके से ये एंगल 40 का दिया है और यहां पे भी एंगल 40 का दिया है, हम क्या कहेंगे कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल दिए हैं तो ये टू लाइंस पैरेलल होंगी। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया? इसको रफ कर दिया, इसको रफ कर दिया, अब एंगल इक्वल दे दिए, तब भी तो अल्टरनेट एंगल रहे ना ये। अब कोई बीच में लाइन दे दी तो उस लाइन से हमें मतलब नहीं, इस एंगल से, हमें होल एंगल से मतलब है। जिन टू लाइंस को हमें पैरेलल करना है, उन टू लाइन से अल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल का बनना चाहिए। बात ध्यान रखना, समझ लेना अच्छे से। तो इसमें इसका कोई अभी रोल नहीं है, अभी केवल किसका रोल है? केवल इस वाली ट्रांसवर्सल से। ये होल एंगल 40 डिग्री का होना चाहिए। देखो होल एंगल है ट्रांसवर्सल से 40 डिग्री का। बात समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसी चीज को समझते हैं। अब जरा देखो हम क्या लिखेंगे, यहां से हम सॉल्यूशन देते हैं, स्पेस कम है थोड़ा सा, ठीक है। हेयर एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 40 डिग्री, ओके। एंड एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ रही है? ये भी 20 डिग्री + 20 डिग्री, यानी ये भी 40 डिग्री आ रही है। यानी बी सी डी की जो वैल्यू है, होल की वैल्यू, वो 20 + 20 40 होगी, नहीं होगी? सिंस एंगल ए बी सी एंड बी सी डी आर अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल और एस लगा दिया, एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एंड आर इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल्स भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये बात आपको लिखनी है। बस इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अब हम सेकंड पार्ट पे आ गए। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहां पे हम सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं इधर से, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब हमें करना है सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब देखो सी डी और ई एफ इन टू लाइंस में कौन सी ट्रांसवर्सल है? अब देखो मैं बना के दिखा दूंगा आपको, जरा देखो, आपको तभी अच्छा समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा ना समझेंगे ध्यान से। अब उन्होंने दिया है ये सी है और यहां पे ई दिया है और यहां पे हमारा एफ है और यहां पर हमारा डी है। इसी तरीके से है ना, ये वाला 20 डिग्री का दिया है और यहां पे 160 डिग्री का दिया है। उस लाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन हमें इसी फिगर में मिल रही है, बाकी से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हमें सी डी और ई एफ को प्रूव करना है ना पैरेलल, तो इन्हीं का ट्रांसवर्सल देखना, ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब एक बात जरा सुनिए, अब ये टू एंगल्स अगर मान लीजिए मैं इसको प्रोड्यूस कर दूं, चलो इसको भी प्रोड्यूस कर दूं, तो ना तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ना ही ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो अगर डॉटेड लाइन से मैंने बढ़ाया अभी, तो ये पता कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मालूम है ना आपको, अगर ऐसे करके टू लाइंस हैं, अगर ये समझ लेना, अगर ये टू लाइंस अगर पैरेलल हैं ये, तो इन टू एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इनको हम क्या कहते हैं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। या अगर हमें पैरेलल प्रूव करनी हो तो इनका सम 180 होना चाहिए। बस 3 प्रॉपर्टी मेन होती हैं आपके पूरे टॉपिक में, केवल 3। या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, या अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री, मतलब सम 180 होना चाहिए। अब एक बात जरा देखो भाई कि ये कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का, और ये कितने का है? 160 डिग्री का। क्या इनका सम 180 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अगर इनका सम 180 आ रहा है, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, तो पक्का ये लाइन पैरेलल होंगी। तो फिर ये सी डी और ई एफ पैरेलल होंगी पक्का। अब कैसे लिखेंगे? यहां पे इसकी वैल्यू लिखो पहले, एंगल
DCE कितना है 20 डिग्री एंड एंगल FEC कितना है 160 डिग्री। नाउ अगर हम इनको ऐड करें एंगल DCE प्लस एंगल FEC तो कितना आ गया 20 डिग्री प्लस 160 डिग्री कितना आ रहा है, इसको रफ कर दें, चलो कितना आ गया 180 डिग्री। अब आपको रीजन क्या लिखना भाई, इन टू एंगल्स का सम अगर 180 आ गया, अब आपको रीजन क्या लिखना है, सिंस एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री सो CD पैरेलल टू EF। ठीक है, बात ध्यान रखना अच्छे से, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। अगर इन टू एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, क्लियर है ना, टॉपिक समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमारे 2 पार्ट हो गए, क्लियर है ना। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो गया हूं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को ना आपको जाने नहीं देना है। अगर मान लो समझ में नहीं आया है तो आप ना कमेंट करके जरूर बताइए, और समझ में आ गया तब भी आप कमेंट करिए कि हाँ ये समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और बात, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जरा समझते हैं। हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू EF। देखो एक बात जरा समझना कि ये जो AB है ना, अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है तो ये 2 लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी, तो इसमें आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 3 लाइंस हमने बना दी भाई, लो ऐसे बना दी, अगर ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है तो थर्ड लाइन भी ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन के पैरेलल होगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। अगर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल है और सेकंड अगर थर्ड के पैरेलल है तो थर्ड एंड फर्स्ट विल आल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर। ये बात आपको समझ लेनी है। सिंस AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, so we can say AB पैरेलल टू EF। बस इसमें तो इतना ही लिखना है। ठीक है, अब आपकी फर्स्ट वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम और दूसरी वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।